हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आलश तिवारी एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम केजी टू क्लास 12th एनटीएसटी ओलंपियाड हिंदी इंग्लिश मीडियम, सारे मीडियम्स के आपको 100% फ्री कोर्स मिलते हैं। यहां पर कभी भी आपको एक या दो वीडियोस देखने के बाद कोई फी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप जानते तो थे कि हम क्या कर रहे हैं। हम कर रहे हैं भाई एनसीईआरटी एंड आरडी शर्मा के एक बहुत ही परफेक्ट से कॉम्बो को सॉल्व, जहां पर एनसीईआरटी आपको शिवानी मैम करवा रही हैं, वहां पर वो एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाती हैं। उसके बाद आपको आना होता है आरडी शर्मा के वीडियोस देखने के लिए मेरे पास, जहां पर मैं सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आता हूं। तो हम कहां तक पहुंच चुके हैं? तो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर दी थी प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। तो अगर इससे पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे तो पहले जाकर उन वीडियोस को देखिए, वरना यहां पर जो चीजें मैं करवाऊंगा आपको समझ में नहीं आएंगी। कमेंट सेक्शन पर आप लोग सिर्फ यही बोलते रहोगे कि भाई सर समझ में नहीं आ रहा, सर फिर से बता दो सर ये कहां से आ गया सर। तो इससे अच्छा है कि पहले वो जाकर वीडियोस देखें, उसके बाद यहां पर आए। तो हम कहां पर पहुंच चुके हैं? अब हमें स्टार्ट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है उस पर हम आ चुके हैं। अब यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या रोल होता है वो भी हमको देखना है, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहां पर कैसे काम आएगी उसको हम देखते हैं। पहले क्या लिखा है ये पढ़ लेते हैं। इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस सम थ्योरम्स व्हिच आर हेल्पफुल इन कंप्यूटिंग द प्रोबेबिलिटीज ऑफ साइमल्टेनियसली अकरेंस ऑफ टू और मोर इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब यहां पर एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, एक कैसे ही साइमल्टेनियसली अकर करेगा, एक तो अकेला एक इवेंट हो जाएगा। तो मतलब दो इवेंट्स या दो से ज्यादा इवेंट्स के साइमल्टेनियसली अकरेंस की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। मतलब कि एक हो गया, उसके बाद दूसरा भी होना है साथ ही साथ में, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं वो हम देखते हैं। तो यहां पर क्या बोल रहा है? इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी स्लैश ए। तो यार ये तो हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। कैसे जानते हैं ये सोच रहे हो क्या आप? तो आप बोलोगे पी ऑफ बी स्लैश ए। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। जब ए पहले ही हो चुका है तो उसके बाद बी कैसे हो सकता है? तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा हुआ है कि इसका फॉर्मूला क्या आता था। तो इसका फॉर्मूला आता था पी ऑफ बी अपॉन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो पहले अकर कर चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी, वो क्या है? पी ऑफ ए। ए हो गया, उसके बाद बी के होने की प्रोबेबिलिटी में हम जानते थे कि जो ए वाला है उसी को हम सैंपल स्पेस ले लेते हैं। उसके जितने भी होने वाले अपने आउटकम्स होते हैं उसके ही सेट को हम सैंपल स्पेस कंसिडर कर लेते हैं यहां पर, क्योंकि वो तो हो ही चुका है। उसके होने के बाद बी वाला कैसे हो सकता है वो हमको देखना होता है। तो यहां पर अब मैं अगर बोलता हूं कि भाई दो इवेंट्स के साइमल्टेनियसली अकर होने की प्रोबेबिलिटी, तो साइमल्टेनियसली अकरेंस मतलब कि ए भी हो रहा है और बी भी हो रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए एंड बी दोनों में से और का ऑप्शन नहीं है, दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो अकरेंस ऑफ ए एंड बी, तो यहां पर हम बोलते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी, यहां पर जो और मैंने बोला वो हिंदी वाला और था ना, इंग्लिश वाला और नहीं था, ठीक है। तो यहां पर आप बोल रहे हो कि ए एंड बी दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है साइमल्टेनियसली अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां पर इस फॉर्मूले से देखो आप पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना निकाल कर दे सकते हो आप? तो आप बोलोगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है पी ऑफ ए, ये वाला जो डिनोमिनेटर यहां पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू पी ऑफ बी स्लैश ए। ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए भाई, बड़े ही आसानी सारी चीजें आप समझ सकते हो, ठीक है। अब ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया आपका। सिमिलरली पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हो आप? जब आपको यह पता हो कि पी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। मतलब कि आपको मैं अगर बोलता आपके पास ये फॉर्मूला होता पी ऑफ बी स्लैश ए स्लैश बी, बी स्लैश ए तो देख लिया है। तो यहां पर क्या हो जाता है?
यहां पर हो जाता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A व्हेन B हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। B पहले हो चुका है, अब A के होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहां आप बोलोगे P ऑफ A इंटरसेक्शन B, इसकी वैल्यू P ऑफ B वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P ऑफ B इंटू P ऑफ A डैश A स्लैश B। अब ये दोनों ही जो फॉर्मुलेस हैं उनको आप यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन योर क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है वहां पर क्या क्या चीजें दी हुई हैं, कौन सी कंडीशंस दी हुई हैं, उनको देखते हुए, उनको समझते हुए, उनके हिसाब से फिर हमें यहां पर इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना ये देखना पड़ेगा। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B को आप P ऑफ A इंटू P ऑफ A स्लैश B भी बोल सकते हो, ठीक है, या सॉरी P ऑफ B स्लैश A भी बोल सकते हो, या फिर P ऑफ A इंटरसेक्शन B को आप P ऑफ B इंटू P ऑफ A स्लैश B भी बोल सकते हो, इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। और कैसे बोल सकते हो, तो ये फॉर्मूला आपके पास है, आपको ज्यादा सोचने या रटने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला आपके पास है, तो यहां से A इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, इसमें कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। क्लियर है बात? चलो, तो अब थ्योरम यहां पर आती है, एक्सटेंशन है थोड़ा सा, लेकिन इससे पहले अपन एक दो चीजें और देखते हैं। एक दो चीजें क्या देखते हैं, अगर हम बोलते हैं यहां पर इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मतलब कि A और B जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड ही नहीं कर रहे, यानी ऐसा नहीं है कि मतलब इससे कोई फर्क पड़ेगा A के अकरेंस में अगर B अकर कर चुका है, तो ऐसा कोई बात ही नहीं है। तो यहां पर आप बोलोगे उस केस में क्या हो जाता है, P ऑफ A स्लैश B जो है वो कितना हो जाएगा, P ऑफ A ही हो जाएगा, और P ऑफ B स्लैश A जो है वो P ऑफ B ही हो जाएगा। मतलब कि यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A के बराबर ही होगा, क्योंकि वो B पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो हो B या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। और यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ B व्हेन A हैज ऑलरेडी अकर्ड, P ऑफ B के बराबर ही होगा, क्योंकि वो A पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो ये जो फॉर्मूले हैं अपने ऊपर वाले, ये क्या हो जाएंगे, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा, तो ये था आपका P ऑफ A इंटू P ऑफ B स्लैश A। तो भाई P ऑफ A तो P ऑफ A ही है, P ऑफ B स्लैश A कितना है, तो P ऑफ B है, तो P ऑफ A इंटू P ऑफ B हो गया। या फिर P ऑफ A इंटरसेक्शन B को आप क्या बोलोगे, दूसरे फॉर्मूले से, यहां पर P ऑफ B इंटू P ऑफ A स्लैश B है। अब P ऑफ A स्लैश B जो है वो भी किसके इक्वल है, P ऑफ A के इक्वल है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, वो दोनों डिपेंड ही नहीं कर रहे एक दूसरे के ऊपर। तो यहां पर भी कितना आ जाएगा, P ऑफ B इंटू P ऑफ A। इसको P ऑफ A इंटू P ऑफ B भी बोल सकते हो, दोनों बात सेम है भाई, 2 इंटू 3 बोलो, 3 इंटू 2 बोलो, आंसर 6 ही आना है। तो ये आपके केस है, किस केस में ये बात आ रही है, जब इवेंट्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंट, तो आप ये बोल सकते हो बहुत आसानी से, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, इसको लिख लो आप। इसके बाद अब आते हैं अपन यूनियन के फॉर्मूले पे। तो अगर मैं बोलता हूं आपसे P ऑफ A यूनियन B, तो वो होता है, सब जानते हैं भाई, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसमें कोई दिक्कत? अब क्या बोलोगे आप, P ऑफ A प्लस P ऑफ B। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं अगर ये, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स ना, ये लिख लेना, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो आप क्या बोलोगे, A इंटरसेक्शन B, P ऑफ A इंटरसेक्शन B को आप क्या बोल सकते हो, तो आप बोल सकते हो P ऑफ A इंटू P ऑफ B। ये हो जाता है आपका P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। अब यहां से आपको थोड़ा सा फॉर्मूला कैलकुलेट करना, फॉर्मूलेस निकालना है, तो आप यहां पर क्या बोलोगे, इसको बोलते हो 1 माइनस 1, मतलब आप 1 को ऐड भी कर रहे हो और 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो। तो किसी एक चीज को आप ऐड भी करते हो और सब्ट्रैक्ट भी करते हो, तो भाई इक्वेशन बैलेंस्ड ही रहती है, उसकी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 1 माइनस 1 प्लस P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस
P of A इंटू P of B। ठीक है, तो 1 माइनस 1 P of A P of B माइनस P of A इंटू P of B, ऐसे माइनस में कॉमन ले लेता हूं, तो 1 माइनस अंदर क्या बचता है, 1 माइनस P of A प्लस P of B, सॉरी माइनस P of B प्लस P of A इंटू P of B। अब मैं क्या करता हूं, इसको तो मैं ऐसे लिख रहने दे रहा हूं, इन दोनों से P of B को कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, इन दोनों से P of B को कॉमन ले लेता हूं, माइनस का P of B कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर बचता है माइनस P of B, बाहर चला गया तो अंदर बचेगा प्लस का 1, ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन आपने बाहर ले लिया है, माइनस P of B चला गया तो अंदर बचेगा P of A। अब देखो 1 माइनस P of A यहां पर भी है, 1 माइनस P of A यहां पर भी है, दोनों जगह से 1 माइनस P of A को आप कॉमन ले लेते हो, 1 माइनस P of A को आप कॉमन ले लेते हो, तो यहां क्या बचता है इस ब्रैकेट के अंदर, तो यहां से 1 माइनस P of A चला गया तो यहां पर बचेगा 1, माइनस P of B के इंटू में भी 1 माइनस P of A था, वो भी बाहर चला गया तो यहां पर बचेगा P of B। मतलब ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या बच रहा है, 1 माइनस P of A इंटू 1 माइनस P of B। इसमें कोई दिक्कत आपको? तो अब 1 माइनस P of A और 1 माइनस P of B को आप क्या बोल सकते हो, तो आपने पढ़ा हुआ है हमेशा से ये बात कि भाई P of A प्लस P of A डैश, मतलब कि एक जो अपना इवेंट है और उसके कॉम्प्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटीज का सम होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं इस बात को, P of A प्लस P of A डैश जो होता है वो 1 होता है। तो 1 माइनस P of A को आप क्या बोल सकते हो, तो P of A को वहां भेज दो, 1 माइनस P of A कितना हो जाएगा, P of A डैश के बराबर। सिमिलरली आप बोलेंगे कि P of B डैश कितना है, तो वो हो जाएगा 1 माइनस P of B के बराबर। ठीक है, तो यहां पर इससे पहले अपने पास क्या क्या आ रहा था, तो यहां पर आ रहा था 1 माइनस P of A, 1 माइनस P of B, 1 माइनस P of A को आपने P डैश A बोल दिया, 1 माइनस P of B को आपने P डैश B बोल दिया, तो P of A यूनियन B की वैल्यू कितनी आई, देयरफॉर आप बोलोगे P of A यूनियन B इज इक्वल्स टू 1 माइनस P of A डैश इंटू P of B डैश। इसके ऊपर बार भी लगा सकते हो आप, बात वही है। तो ये आती है आपकी P of A यूनियन B की वैल्यू। 1 में से A के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी और B के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट को माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाता है, P of A यूनियन B इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो एक बार शुरुआत से देखते हैं कि हमने क्या क्या किया इस केस में। तो यहां पर आपको मैंने बोला था भाई कि अगर इंडिपेंडेंट है इवेंट्स अपने पास, तो P of A इंटरसेक्शन B क्या हो जाता था, P of A इंटू P of B के बराबर हो जाता था। तो यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपके पास P of A यूनियन B इज इक्वल टू P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B था। P of A इंटरसेक्शन B को आपने P of A इंटू P of B रख दिया। उसके बाद हमने सोचा थोड़ा सा फॉर्मूले प्रूफ करने, तो हम क्या करते हैं, 1 को ऐड भी करते हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है, यहां से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही माइनस को कॉमन लोगे, अंदर आपके पास 1 माइनस P of A माइनस P of B प्लस P of A डॉट B बच जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप देखते हो कि इन दोनों से माइनस ऑफ P of B को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचता है 1 माइनस P of A। दोनों ही जगह से 1 माइनस P of A को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचता है 1 माइनस P of A इंटू 1 माइनस P of B। 1 माइनस P of A कितना होता है, वो P of A डैश के इक्वल होता है, और 1 माइनस P of B P of B डैश के इक्वल होता है। वैल्यूज पुट करी तो P of A यूनियन B आ गया आपके पास। क्लियर है ये बात? तो ये दोनों चीजें याद रखना, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक, इसको क्लियर करते हैं अपन। इसको भी क्लियर करते हैं भाई, लिखना तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो एक बार जल्दी से। अब चलते हैं आगे। तो अब एक्सटेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बोल रहे हैं ये लोग। तो यहां पर अगर A1 A2 और AN n इवेंट्स हैं एसोसिएटेड विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड A1 A2 A3 अप टू AN डिफरेंट एलिमेंट्स हैं,
तो आप क्या बोलते हो, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 डैश 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 अप टू AN जो होता है वो क्या होता है, यहां देखो भाई, P ऑफ A, ये कैसे इवेंट्स हैं भाई, यहां पर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड इवेंट्स है, ठीक है। तो आप जानते हो कि अगर मैं बोलता हूं P ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो वो होता है P ऑफ A इंटू P ऑफ A स्लैश B, ठीक है। अब मैं बोलता अगर आपसे कि भाई तीन इवेंट्स हैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यहां पर आप क्या करते हो, A इंटू ए डैश बी करते हो आप, ठीक है, यहां पर ए स्लैश बी करते हो। अब इसके बाद मैं क्या बोलूंगा, ए भी हो चुका है, ए स्लैश बी भी हो चुका, मतलब ए हो चुका है, ठीक है, बी भी हो चुका है आपका। उसके बाद आप क्या बोलते हो, तो उसके बाद आप बोलते हो, सॉरी यहां पर उल्टा हो गया थोड़ा सा, यहां पर मैं बी स्लैश ए लिखूंगा इसको। सबसे पहले आपका ए इवेंट हुआ, उसके बाद जब ए हो चुका है तो उसके बाद बी हो गया, उसके बाद ए और बी दोनों हो चुके हैं और सी इवेंट होना है। ए इंटरसेक्शन बी की बात मैंने यहां पर करी तो पी ऑफ ए हुआ, फिर पी ऑफ बी स्लैश ए हुआ, ठीक है। तो यहां पर आप बोल रहे हो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीन इवेंट्स होने हैं। तो सबसे पहले ए हुआ, उसके बाद आप लिखते हो जब ए हो चुका है तो उसके बाद बी हो रहा है, तो पी ऑफ बी स्लैश ए लिखोगे। उसके बाद ए और बी दोनों हो चुके हैं, ए और बी दोनों हो चुके हैं, ए और बी दोनों हो चुके हैं का मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी हो चुका है और उसके बाद सी हो रहा है, तो सी इंटरसेक्शन सी स्लैश ए इंटरसेक्शन बी, और ऐसे ही वो चलता जाएगा। तो यहां पर भी क्या लिखा है देखो भाई, सबसे पहले P ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 डैश 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 अप टू AN। तो यहां पर लिखा भाई A1 हुआ, उसके बाद A1 के होने के बाद A2 हो गया, तो उसको आप लिखते हो A2 स्लैश A1। सबसे पहले लिखोगे P ऑफ A1 इंटू P ऑफ A2 स्लैश A1। अब A1 और A2 दोनों इवेंट्स हो चुके हैं, तो मतलब कि इनका इंटरसेक्शन हो चुका है, A1 और A2 हो चुके हैं, मतलब इनका इंटरसेक्शन हो गया, दोनों एक साथ हो चुके हैं, साइमल्टेनियसली अकर कर चुके हैं। तो A1 और A2 के इंटरसेक्शन होने के बाद A3 हो गया। ऐसे ही आगे चलते जाओगे और यहां पर लिखोगे AN हुआ कब, जब A1 A2 A3 A4 A5 A6 अप टू AN-1 का इंटरसेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो ये इसका तरीका होता है इसको लिखने का। मतलब इसके आगे अगर मैं बोलता P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D आपको लिखना होता, तो आप बोलते P ऑफ A हुआ, फिर उसके बाद P ऑफ B हुआ जब A हो चुका है, उसके बाद P ऑफ C हुआ जब A इंटरसेक्शन B हो चुका है, उसके बाद P ऑफ D होगा जब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हो चुका होगा, फिर P ऑफ E होगा जब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D हो चुका होगा, और ऐसे ही चलता रहेगा अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। तो ये भाई एक्सटेंशन है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। यहां पर बेसिकली ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको ध्यान में रखना पड़ता है बस, और कुछ नहीं। सिर्फ एक इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रख लोगे, P ऑफ A हुआ, फिर P ऑफ B स्लैश A हुआ, फिर P ऑफ C स्लैश A इंटरसेक्शन B हुआ। इसके बाद D वाले E वाले आपसे नहीं पूछे जाते हैं, बस एक चीज ध्यान में रख लो। और हाँ एक बात और, इस फॉर्मूले को आप ध्यान में नहीं रखोगे ना, तो भी आप लॉजिक से और अपने कॉमन सेंस से इससे इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस साइमल्टेनियस अकरेंस है, उसको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है आप लिख लो, इसको अच्छे से समझ लो। एक इलस्ट्रेशन अपन लेते हैं इसके लिए, ठीक है। मैं बोलता हूं आपके पास एक बैग में 3 व्हाइट बॉल्स हैं, 4 ब्लू बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अब मैं बोलता हूं एक एक करके आपने 3 बॉल्स निकाली, एक एक करके 3 बॉल्स निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों बॉल्स जो होंगी वो ब्लैक नहीं होंगी? क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों बॉल्स जो होंगी वो ब्लैक नहीं होंगी? तो आप यहां पर क्या बोलते हो भाई, अगर तीनों बॉल्स आपको ब्लैक नहीं चाहिए हैं तो तीनों बॉल्स ईदर व्हाइट और ब्लू चाहिए आपको, ठीक है। तो आप बोलते हो पहले सिलेक्शन में आपके पास या तो ब्लैक आए या फिर या तो ब्लू आए या फिर व्हाइट आए, तो आप बोलते हो ए हो गया आपका कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर व्हाइट
और ब्लैक। उसके बाद बी हो गया अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर ब्लैक, व्हाइट और ब्लैक, और सी हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ अगेन ईदर व्हाइट और ब्लैक। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं यहां पर? क्योंकि आपको तीनों ही ड्रॉ में ब्लू नहीं चाहिए थी ना, ब्लैक नहीं चाहिए थी ना, तो व्हाइट और ब्लू बोलोगे आप। आपने एक एक करके 3 बार बॉल निकाली है और तीनों ही ड्रॉ में आपको ब्लैक बॉल नहीं चाहिए, तो आपका पहले ड्रॉ में या तो व्हाइट निकले या तो ब्लू निकले, आपका काम हो गया। फिर दूसरा ड्रॉ निकालो, उसमें भी व्हाइट या ब्लू निकले, आपका काम हो गया। या फिर तीसरे में भी क्या हो भाई, व्हाइट और ब्लू ही निकलना चाहिए, ब्लैक नहीं निकलना चाहिए। तो आप बोलोगे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? तो आप यहां पर देखोगे भाई P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C चाहिए, आपको इन तीनों को इंटरसेक्शन चाहिए, तो वो हो जाएगा P ऑफ A इंटू P ऑफ B when A has already occurred, then P of C when A intersection B has already occurred. तो इतना सोचने समझने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मली दिमाग लगाओ और सोचो कि भाई ईदर व्हाइट और ब्लू, यानी आपके फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं? 3 + 4 यानी 7। ठीक है, तो ए के लिए आप बोलोगे, P ऑफ ए के लिए आप बोल दोगे कितना? तो वो हो जाएगा आपके पास 7 अपॉन टोटल कितने हैं? 7 + 5 12, तो ये 7/12 हो गया। ठीक है, ए के सिलेक्शन का मतलब ए जो है इधर व्हाइट और ब्लू के सिलेक्शन का। अब P ऑफ B/A की बात करता हूं मैं, तो B/A मतलब कि फिर से व्हाइट या ब्लू का सिलेक्शन होना, जब एक व्हाइट या फिर ब्लू सेलेक्ट हो चुकी है ऑलरेडी, तो आपके पास अब व्हाइट या ब्लू में सेलेक्ट होने के लिए कितनी बॉल्स बची हैं? तो भाई टोटल 7 बॉल्स थी, व्हाइट और ब्लू। अब उसमें से एक सेलेक्ट हो चुकी है, तो आपके पास बची कितनी बॉल्स? 6 बॉल्स। ठीक है, और टोटल में से भी तो एक कम हो चुका है ना, तो यहां पर बचा 6/11। उसके बाद P ऑफ C जब A इंटरसेक्शन B ऑलरेडी हो चुका है, मतलब 2 ड्रॉज में एक एक करके ब्लू या फिर व्हाइट बॉल 2 बार निकल चुकी हैं। पहले वाले केस में भी ब्लू और व्हाइट निकली, दूसरे वाले केस में भी ब्लू और व्हाइट निकली, अब तीसरे वाले केस में भी ब्लू और व्हाइट के निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो आपके पास अब ब्लू और व्हाइट बॉल कितनी बची हैं? पहले 7 थी, एक निकल गई, 6 बची। अब एक और निकलेगी तो कितनी बचेंगी? 5, और टोटल कितना हो जाएगा? 10। टोटल कितनी बचेंगे? 10, क्योंकि 2 तो पहले निकल चुकी थी। तो अब आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? तो यहां पर आप बोलोगे P ऑफ A मतलब कि 7/12 इंटू 6/11 इंटू 5/10। इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आपको बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, बस एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सारे केसेस को समझते जाओ कि भाई एक बॉल निकल गई तो उसके बाद एक कम हो जाएगी बॉल दोनों ही तरफ से, फिर 2 निकल गई तो फिर कितनी कम होंगी। और ये चीज अगर आपको समझ में आ रही है तो आप वैल्यूज पुट करके आंसर तुरंत निकाल लोगे। तो क्लियर है ये बात? अब ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो आपसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, देख लेते हैं क्वेश्चंस करके सीधे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ बैग कंटेन्स 10 व्हाइट एंड 15 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 10 व्हाइट बॉल्स है और 15 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। अब सक्सेशन के बिना रिप्लेसमेंट के आपने एक एक करके बॉल निकाली है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज व्हाइट एंड सेकंड इज ब्लैक? ओके, तो सबसे पहले मैं निकालता हूं ए इवेंट में, बोलता हूं दैट फर्स्ट बॉल इज व्हाइट, और बी इवेंट बोलता हूं सेकंड बॉल इज ब्लैक, या बॉल इज ब्लैक। हाँ, सेकंड बॉल इज ब्लैक बोलता हूं। ठीक है, बॉल इज व्हाइट और बॉल इज ब्लैक। अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए भाई 2 बॉल्स को एक के बाद एक आपने यहां पर मतलब वो क्या किया है? निकाला है, ड्रॉ किया है। ठीक है, बॉल इज व्हाइट, ए को बॉल इज व्हाइट, बॉल इज ब्लैक बोल लेता हूं बी को मैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 2 balls are drawn in succession without replacement. What is the probability that first is white and second is black? तो probability of A, पहली बॉल की व्हाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी? तो कितनी व्हाइट बॉल्स थी यार? 10 व्हाइट बॉल्स थी। व्हाइट बॉल्स थी 10, ब्लैक बॉल्स थी 15, टोटल थी 25।
टोटल है 25, ठीक है। तो व्हाइट बॉल के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 10/25 यानी कि 2/5 हो गया। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ एक ब्लैक बॉल व्हेन अ व्हाइट बॉल हैज ऑलरेडी बीन सेलेक्टेड। एक व्हाइट बॉल आपकी पहले ही सेलेक्ट हो चुकी है, तो ब्लैक बॉल के सिलेक्शन की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? तो आप यहां पर ध्यान दोगे थोड़ा सा, फॉर्मूला में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी करोगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। और वो नहीं करना है तो जो आपको करना है अब मैं वो बता रहा हूं, उसको क्या करेंगे हम यहां पर सोचेंगे कि भाई टोटल 25 बॉल्स थी, एक बॉल कम हो चुकी है, तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई अब 24, ठीक है। इसके बाद आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है भाई कि एक आपकी कौन सी बॉल सेलेक्ट हो इसमें से, ब्लैक बॉल, तो वो हो गया 15/24, क्योंकि आपकी एक बॉल पहले ही सेलेक्ट हो चुकी है, तो अब जो टोटल है वो कम हो चुका है। पहले 25 था लेकिन अब वो कितना हो गया है 24, ठीक है। और आपको सेलेक्ट करवाना है ब्लैक बॉल को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल सेलेक्टेड व्हेन व्हाइट हैज ऑलरेडी बीन सेलेक्टेड, तो वो हो गया 15/24। इसको आप थोड़ा सा और लिख लो तो भाई 5/8 लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां पर आपको निकालना है पी ऑफ साइमल्टेनियसली अकरेंस ऑफ ए एंड बी, मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो वो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 2/5 इंटू 5/8, 5 से 5 कैंसिल, मल्टीप्लीकेशन होगा ना भाई, क्यों मल्टीप्लीकेशन होगा हम जानते हैं ना, इसको ऐसा लिखते हैं ना हम, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ए स्लैश बी, तो हो जाएगा 2/5 इंटू 5/8, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 1/4 आपका आंसर है। आंसर कितना है आपका? 1/4। कैसे किया इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले आपने देखा अ बैग कंटेन्स 10 व्हाइट बॉल्स एंड 15 ब्लैक बॉल्स, 10 व्हाइट बॉल है, 15 ब्लैक बॉल है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन, 2 बॉल्स को निकाला एक के बाद एक, विदाउट रिप्लेसमेंट, यहां पर रिप्लेसमेंट आपने नहीं किया उसका, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज व्हाइट एंड सेकंड इज ब्लैक? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो पहली बॉल है वो व्हाइट है और सेकंड बॉल जो है वो कैसी है? ब्लैक है। तो आपने बोला ठीक है, ए को मैं बोलता हूं बॉल इज व्हाइट, बी को मैं बोलता हूं बॉल इज ब्लैक। अब पी ऑफ ए वो हो गया 10/25, पहली बॉल आपकी व्हाइट निकालनी, तो व्हाइट 10 है और टोटल 25 और 10/25 मतलब कि 2/5 हो गया। इसके बाद आपने बोला पी ऑफ बी स्लैश ए, मतलब कि एक ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी जब ए आपकी पहले ही सेलेक्ट हो चुकी है, ए पहले सेलेक्ट हो चुका है मतलब कि 25 में से एक बॉल कम हो गई तो 24 आ गया डिनोमिनेटर में, और ब्लैक बॉल कितनी है 15, तो 15/24 मतलब 15/24, 5/8 इसका आंसर हो गया। अब हमको देखना है क्या भाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज व्हाइट एंड सेकंड इज ब्लैक, तो इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए थी आपको, फर्स्ट आपको चाहिए था व्हाइट और सेकंड चाहिए था ब्लैक। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, पहला वाला क्या होगा आपका व्हाइट और दूसरा वाला ब्लैक होने की, तो आपने पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ए स्लैश बी कर दिया, आंसर आया आपका 1/4। क्लियर है ये? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एक बार आया हुआ क्वेश्चन है भैया, कहां आया हुआ है देख सकते हैं आप, सीबीएसई 2000 सी में, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री रे, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अपन को वहां तक नहीं पहुंचना है, लेकिन हाँ हमको देखना है ये बात कि हाँ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक। तो यहां पर क्या है भाई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ डायमंड कार्ड in each of the 2 consecutive draws from a well shuffled pack of cards if the card is drawn is not replaced after the first draw। तो यहां पर आपको क्या चाहिए कि आपने 2 सक्सेसिव ड्रॉ करें, एक कार्ड है आपके पास, अच्छे सारे कार्ड्स, मतलब कितने टोटल कार्ड होते हैं 52, एक पैक ऑफ कार्ड या एक डेक ऑफ कार्ड जिसको बोलते हैं, उसमें कितने कार्ड्स होते हैं 52 पत्ते होते हैं भाई, 52 कार्ड्स, ठीक है। डायमंड कितने होते हैं? तो डायमंड 13 होते हैं, है ना, 13। एक नहीं पता आपको? अरे मैंने पहले ही बताया कि प्रोबेबिलिटी सबसे अच्छे तो अक्षय कुमार पढ़ाया था, चिंगिस किंग का गाना ना, एक कलर के 13 पत्ते लेकिन सब में बस एक किंग, तो वहां से आप लोग समझ सकते हैं हर कलर के कितने 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 पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं भाई, ठीक है। तो यहां पर डायमंड कितने होंगे? तो डायमंड होंगे टोटल नंबर ऑफ डायमंड कार्ड्स, तो वो है 13। इसके बाद भाई यहां पर आपके पास टोटल कार्ड होते हैं 52। अब आप बोलते हो ए एक इवेंट है, अ डायमंड इज ड्रॉन
इन द फर्स्ट कार्ड, ए इवेंट क्या बोल रहा है, पहले कार्ड की जगह आपने क्या ड्रॉ कर दिया है, एक डायमंड, ठीक है। और दूसरे कार्ड में अब आपने बोला बी एक इवेंट है, यहां पर क्या है, अ डायमंड इज ड्रॉन इन द सेकंड ड्रॉ। फर्स्ट कार्ड क्या, फर्स्ट ड्रॉ होता है वो। मतलब एक डायमंड आपने निकाल लिया, उसको रख दिया किनारे, उसके बाद अब फिर से पत्तों पर आए आप, फिर से आपको ड्रॉ करना है, अब फिर से एक पत्ता निकाल लिया आपने, उसको रख दिया किनारे, ठीक है। तो अब यहां पर यह देखना होगा हमको कि दोनों ही जो ड्रॉ थे उसमें डायमंड आए तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सबसे पहले ए का देखते हैं भाई। एक डायमंड के ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी, तो पहला केस तो बहुत नॉर्मल होता है, जो नॉर्मली हम प्रोबेबिलिटीज निकालते हुए आए हैं वैसे ही आपको यहां पर भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब आपके पास 13 डायमंड्स हैं, 52 टोटल कार्ड्स हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप उन 13 में से एक कार्ड को पिक कर लोगे। तो आप जानते हो फेवरेबल इवेंट्स आपके पास 13, टोटल है 52, यानी 1/4 हो गया भाई, 13/52। इसके बाद आप बोलोगे P ऑफ A स्लैश बी। A स्लैश बी का क्या मतलब हुआ भाई, A स्लैश बी का मतलब हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A व्हेन B हैज ऑल, B स्लैश A निकालेंगे यहां पर, क्योंकि A तो पहले ही हो चुका है ना। तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ B व्हेन A हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। तो मतलब क्या हुआ यहां पर, आपको यहां पर ध्यान देना है कि P ऑफ B स्लैश A का मतलब है एक डायमंड पहले ही निकल चुका है, उसके बाद दोबारा से एक डायमंड निकलना है। बी भी प्रोबेबिलिटी भाई कि सेकंड ड्रॉ में डायमंड निकले। तो आपके पास 13 डायमंड थे, एक डायमंड पहले निकल चुका है, अब कितने डायमंड्स बचे आपके पास, तो आपके पास बचे 12 डायमंड्स। और आपके पास 52 कार्ड थे, एक कार्ड पहले ही कम हो चुका है, अब रिप्लेसमेंट नहीं की गई है यहां पर, तो आपके पास कितने कार्ड्स बचे, तो आपके पास बचे 51 कार्ड्स। P ऑफ B स्लैश A कितना हो गया, 12/51। अब आपको निकालना है P ऑफ A इंटरसेक्शन B, जो कि होता है P ऑफ A इंटू P ऑफ B स्लैश A, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपके पास P ऑफ A कितना है 1/4 इंटू 12/51, 4 1 जा 4 कितने जा 3 जा, तो 3/51 आपका आंसर आ गया। तो दो सक्सेसिव ड्रॉज में एक डायमंड कार्ड के निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, तो वो आ गई 3/51 के इक्वल। क्लियर है ये बात, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी आपको, क्योंकि सबसे इजी चीज है ये, तो बन गया होगा आपसे, ठीक है। तो आपने क्या बोला यहां पर, टोटल नंबर ऑफ डायमंड कार्ड्स 13 होते हैं, टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। हम सब जानते हैं इस बात को, बचपन से करते हुए आ रहे हैं यहां पर। Find the probability of drawing a diamond card in each of the two consecutive draws बोला गया यहां पर, है ना। तो दोनों जो consecutive draws हैं उन दोनों में एक कार्ड के निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो आप यहां पर बोलते हो भाई एक डायमंड के निकलने की, तो यहां पर आप बोलते हो कि पहले एक इवेंट ए आप बना देते हो, इसका मतलब है डायमंड इज ड्रॉन इन द फर्स्ट ड्रॉ। फर्स्ट ड्रॉ में एक डायमंड के निकलने की प्रोबेबिलिटी को आप ए इवेंट बोल रहे हो, ठीक है। और बी जो है वो सेकंड ड्रॉ में डायमंड के निकलने के चांसेस को आप बी बोल रहे हो, इसको इवेंट बता रहे हो, ठीक है। पी ऑफ ए, पहले ही ड्रॉ में एक डायमंड के निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो ये सबसे इजी चीज थी, फेवरेबल हो गया 13, टोटल हो गया 52, 13/52 यानी 1/4 आ गया। इसके बाद P ऑफ B स्लैश A, मतलब कि अकरेंस ऑफ B व्हेन A हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, मतलब कि एक और डायमंड की निकलने की प्रोबेबिलिटी जब एक डायमंड पहले ही निकल चुका है। एक डायमंड पहले निकल चुका है तो टोटल 13 डायमंड्स होते थे, अब आपके पास 12 डायमंड्स बचे, टोटल 52 कार्ड्स होते थे, अब उस कार्ड्स में से भी एक कार्ड कम हो गया तो 51 कार्ड्स बचे, तो 12/51 आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इन दोनों इवेंट्स के साइमल्टेनियसली अकरेंस की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि एक डायमंड निकले फिर अगले में भी एक और डायमंड निकल जाए, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, वो हो गया P ऑफ A इंटू P ऑफ B स्लैश A, वैल्यूज पुट करी, आंसर आ गया 3/51। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन अर्न कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 8 ब्लैक बॉल्स। 5 आपके पास व्हाइट बॉल्स हैं, 8 आपके पास ब्लैक बॉल्स हैं। 2 successive drawings of 3 balls at a time are made such that the balls are not replaced before the second draw. ठीक है, find the probability that the first draw gives 3 white balls and second draw gives 3 black balls.
तो अब भाई यहां पर एक अर्न है, उसमें 5 व्हाइट और 8 ब्लैक बॉल्स, ऐसे ही ना। हाँ, अब 2 ड्रॉज आप करते हो और हर एक ड्रॉ में 3 जो बॉल्स हैं वो आप निकालते हो। तो आपकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि पहले ड्रॉ में 3 व्हाइट बॉल्स आ जाएं और दूसरे ड्रॉ में 3 ब्लैक बॉल्स आ जाएं। तो हम बोलते हैं भाई, तो ए को हम एक इवेंट बोलते हैं कि भाई पहले सिलेक्शन में आपके पास 3 व्हाइट बॉल्स आ रही हैं, ठीक है। तो ड्रॉइंग 3 व्हाइट बॉल्स इन फर्स्ट सिलेक्शन, यार थोड़ा सा जादू कर रहा है बोर्ड, है ना। कभी कभी हो जाता है ऐसा, पता नहीं कौन सा भूत आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो आपने क्या बोला, ड्रॉइंग 3 व्हाइट बॉल्स इन फर्स्ट सिलेक्शन, ये हो गया आपका इवेंट ए। इसके बाद इवेंट बी किसको बोलोगे, तो इवेंट बी हो जाएगा ड्रॉइंग 3 ब्लैक बॉल्स इन सेकंड सिलेक्शन, या सेकंड टाइम, या सेकंड अपना क्या बोलते हैं, सेकंड ड्रॉ। ठीक है, ड्रॉ बोल दो। अब दूसरे ड्रॉ में 3 ब्लैक बॉल और पहले ड्रॉ में आपने 3 व्हाइट बॉल सेलेक्ट कर ली। ठीक है, ये आपने 2 इवेंट्स बना लिए। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए है इन दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन, कि पहले में आपके पास 3 व्हाइट आए, दूसरे में आपके पास 3 ब्लैक बॉल आए, मतलब हमें चाहिए है P ऑफ A इंटरसेक्शन B। और ये क्या होता है, तो ये जानते हो आप कि ये क्या होता है, ये होता है P ऑफ A इंटू P ऑफ B/A। मतलब कि P ऑफ A हो चुका है, यानी कि 3 व्हाइट बॉल सेलेक्ट हो चुकी हैं। उसके बाद उन 3 के सेलेक्ट होने के बाद 3 ब्लैक बॉल्स और सेलेक्ट हो जाएं, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा यही आपका क्या होगा, A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी। मतलब इन दोनों इवेंट्स के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी कि पहले ड्रॉ में 3 व्हाइट बॉल्स और दूसरे ड्रॉ में 3 ब्लैक बॉल्स आ जाएं। क्लियर है। तो अब यहां पर आपको ये पता सबसे पहले तो भाई कि 5 व्हाइट और 8 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, 5 में से अगर 3 व्हाइट बॉल्स आपको निकालनी है तो इसके कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं, इसके कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं। तो आप बोलोगे यहां पर, यार अगर हमें एक बॉल निकालनी होती तो आप कोई टेंशन नहीं लेते, एक व्हाइट बॉल आउट ऑफ 13 टोटल बॉल्स, 5 + 8 13 है, तो 1/13 बोल देते। लेकिन हमसे क्या बोल रहा है कि पहले ही एक ही बार में आप 3 बॉल सेलेक्ट कर रहे हो और उन तीनों को व्हाइट होना है। उन तीनों के व्हाइट होने के वेज क्या होंगे कि अगर वो 5 में से 3 बॉल सेलेक्ट होकर आई होंगी, 5 व्हाइट है, तो इन 5 में से अगर 3 बॉल सेलेक्ट होकर आई होंगी तो 5C3 वेज हो जाएंगे आपके उन तीनों बॉल्स के सेलेक्ट होने के। क्लियर है। अब दूसरी बात अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि 13 में से 3 बॉल्स कितने वेज में सेलेक्ट हो सकती हैं, तो 13C3 वेज में। यहां पर हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं यार, डायरेक्ट कई सारे लोग इसमें इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार व्हाइट बॉल सेलेक्ट करनी है, व्हाइट बॉल सेलेक्ट करनी है, तो आपने लिखा भाई 5 व्हाइट हैं और 5 + 8 13 टोटल, तो 5/13 क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि एक साथ आपको 3 बॉल सेलेक्ट करनी, एक नहीं। वो जो 3 बॉल्स हैं उनके कॉम्बिनेशन बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं, 2 व्हाइट आ जाए, 1 ब्लैक आ जाए, ब्लैक है ना दूसरी, हाँ, 1 व्हाइट 2 ब्लैक आ जाए। ठीक है, पहली व्हाइट दूसरी ब्लैक तीसरी व्हाइट आ जाए, ऐसे बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशन यहां पर बन सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर आप एक चीज मानकर चलो कि यहां पर डायरेक्टली आप नहीं लगा सकते, आपको सिलेक्शन के वेज यहां पर देखने पड़ेंगे। और जब भी बात सिलेक्शन की आएगी तो आप किसको यूज करोगे, तो आप कॉम्बिनेशन को यूज करोगे। इस बात को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि नहीं। आपको मैंने पहले ही बोला हुआ है और बार बार हर क्वेश्चन में भी ये बोलता हूं कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और सेट्स के सारे जो फॉर्मुलेज हैं, सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे। क्लियर है ये बात। तो चलो यहां पे आपको सबसे पहले तो बोलोगे नंबर ऑफ वेज of selecting three white balls out of
फाइव वाइट बॉल्स। तो कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे भाई? तो आपको मालूम है, अगर 5 में से 3 सेलेक्ट करना तो सिलेक्शन के वेज होते हैं 5C3। ठीक है, कॉम्बिनेशन यूज करोगे तो 5C3 वेज हो गए। ये हो जाएगा हमारा फेवरेबल इवेंट, क्योंकि आप व्हाइट में ही 3 व्हाइट बॉल सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये फेवरेबल इवेंट है, इसमें से कोई से भी एक पॉसिबल वे को ले लोगे तो वो आपका फेवरेबल इवेंट हो जाएगा। बट आपके टोटल इवेंट्स कितने होंगे, आपके टोटल आउटकम्स कितने होंगे? तो आप यहां पर बोलोगे भाई अगर 3 बॉल सेलेक्ट करनी है आउट ऑफ 13 बॉल्स, 13 में से 3 सेलेक्ट करने की जो वेज होंगे वो होंगे आपके टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 बॉल्स। तो अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे निकालोगे? तो आपके पास 13 टोटल बॉल्स है, उसमें से 3 सेलेक्ट करना है। 5 में से 3 सेलेक्ट करना था तो 5C3 हो गया था। 13 में से 3 सेलेक्ट करना तो 13C3 हो जाएगा। सब जानते हैं इस बात को। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 बॉल्स। अब यहां पर कोई सी भी बॉल हो सकती है ना। जब हम टोटल आउटकम्स की बात करेंगे तो सिर्फ फेवरेबल वाले थोड़ी लेंगे, सिर्फ व्हाइट व्हाइट वाले थोड़ी लेंगे, कोई सी भी बॉल हो सकती है यहां पे। तो ठीक है, तो 3 बॉल्स आपको सेलेक्ट करनी है। तो 13 में से 3 को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज हो गए 13C3। क्लियर है? अब इन 13C3 वेज आपके टोटल हो गए हैं, आपके फेवरेबल हैं 5C3। तो आप बोलोगे P ऑफ A क्या हो जाएगा? ड्रॉइंग 3 व्हाइट बॉल्स इन फर्स्ट ड्रॉ, तो P ऑफ A हो जाएगा आपका व्हाइट सेलेक्ट करने के वेज तो 5C3 अपॉन टोटल सेलेक्ट करने के वेज 13C3। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कॉम्बिनेशन क्या होता है भाई। तो कॉम्बिनेशन होता है NCR, जिसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये सब जानते हैं हम, ठीक है। और नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए, सारी चीजें पढ़ाकर रखी हुई हैं मैंने, आप पढ़ लिए जाकर। 11th क्लास के आप NCERT देख सकते हो, NCERT एग्जाम्पलर देख सकते हो, RD शर्मा देख सकते हो, इवन लाइव सेशंस के भी कुछ वीडियोस हैं उनको भी देख सकते हो। सब जगह जाकर आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हो आराम से। सारा वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है मैंने, सारे वीडियोस। तो यहां पर P ऑफ A कितना हो जाएगा? तो 5C3, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा ये? 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2, तो 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने दोगे आप। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो गया, ठीक है। इसके बाद 13 फैक्टोरियल, यहां पर देखो हम कहां तक इसको बढ़ाते जाते हैं। तो 13 फैक्टोरियल नीचे 13 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 13 माइनस 3 हो जाएगा 10 ना। तो 13 फैक्टोरियल को आप कहां तक लिखोगे? 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल तक, ताकि 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाए, ठीक है। यहां लिखते हो आप 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसल, 3 2 6, 6 2 12, ठीक है। यहां पर कितना हो गया? 2 1 2 2। तो एक्चुअल में आ रहा है 5 इंटू 2 अपॉन 13 इंटू 2 इंटू 11, तो यार है 5 अपॉन 143। 13 इंटू 11 143 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये आ रहे हैं आपके नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 व्हाइट बॉल्स, ठीक है, आउट ऑफ टोटल 13 बॉल्स, ठीक है। अगर 3 बॉल्स को आप एक साथ निकालते हो तो तीनों के तीनों व्हाइट होने की जो प्रोबेबिलिटी है आउट ऑफ 13 बॉल्स वो होती है 5/143। तो कई बार लोग इसको देखकर बहुत इजी क्वेश्चन ये समझते हैं कि अरे यार बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी तो बचपन से करते हुए आए, आराम से कर लेंगे, 5/13 कर दो आंसर आ गया। तो नहीं, वो नहीं होगा, यहां पर होगा 5/143, ठीक है।
इसके बाद आपको 8 ब्लैक बॉल्स चाहिए, 8 ब्लैक बॉल्स हैं आपके पास, और नेक्स्ट जो ड्रॉ कर रहे हो आप, नेक्स्ट ड्रॉ जो आप कर रहे हो वो एक्चुअल में 3 ब्लैक बॉल्स आपको चाहिए। बट अब बात यहां पर आती है कि 3 व्हाइट बॉल्स आप पहले ही निकाल चुके हो, आपके पास टोटल 13 बॉल्स थी, ठीक है, टोटल बॉल्स कितनी थी तो आप बोलोगे टोटल थी 8 + 5 13 बॉल्स। अब इसमें से 3 व्हाइट बॉल्स आप निकाल चुके हो, 3 बॉल्स कम हो गई, टोटल बॉल कितनी बची, 10 बची, ठीक है। आपको ब्लैक सेलेक्ट करनी, तो ब्लैक तो 8 की 8 पूरी की पूरी बची हुई है, तो उनमें से आपको 3 बॉल सेलेक्ट करनी, तो 8 ब्लैक बॉल्स में से 3 बॉल सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज, पॉसिबल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, तो अब तो आपको एक बार में आंसर आ जाना चाहिए। 8 ब्लैक बॉल्स हैं, 3 बॉल्स आपको सेलेक्ट करनी है, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 8C3। कोई दिक्कत इसमें? अब 8C3 अगर नंबर ऑफ वेज आ गए आपके, बॉल्स ब्लैक बॉल सेलेक्ट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे टोटल आपके पास बॉल्स कितनी बची हैं, आपके पास 13 बॉल्स थी, 3 बॉल्स कम हो गए, टोटल बॉल्स बची हैं 10, और उसमें से 3 बॉल सेलेक्ट करने के टोटल नंबर ऑफ वेज आपको चाहिए, तो 10C3 उसके वेज हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका P ऑफ B/A, P ऑफ B/A, क्योंकि यहां पर हम ये मान चुके हैं कि 3 व्हाइट बॉल सेलेक्ट हो चुकी, तभी तो टोटल में से 3 आपने कम कर दिया। तो 3 व्हाइट बॉल्स के सेलेक्ट होने के बाद 3 ब्लैक बॉल्स के सेलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है आपका P ऑफ B/A, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो वही अपन ने डिस्कस किया यहां पर, तो मैं बोलता हूं P ऑफ B/A, तो हो जाएगा भाई 3 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, अपॉन 3 कोई सी भी बॉल्स सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 10 बॉल्स, ब्लैक और व्हाइट कोई सी भी। तो यहां पर आप बोलोगे 8C3 अपॉन 10C3। 8C3 क्यों, क्योंकि 8 ब्लैक बॉल्स हैं, उसमें से 3 सेलेक्ट होनी है, ये आपके फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या बोला, 10C3। 10C3 क्यों बोला, क्योंकि टोटल 10 बॉल्स बची हैं, उसमें से 3 सेलेक्ट करने के टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, ये टोटल आउटकम्स हो जाएंगे आपके, मतलब सेकंड ड्रॉ में 3 बॉल सेलेक्ट करने के जो टोटल नंबर ऑफ वेज हैं वो हो जाएंगे 10C3, और हमें जो चाहिए जो फेवरेबल इवेंट है हमारे लिए वो है 8C3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल यहीं पर कैंसिल कर दो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 8 माइनस 3 इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 876 अपॉन 10 9 8, 8 से 8 कैंसिल, 2 5 जा 2 3 जा, तो ये आ रहा है 21 अपॉन 45। कितने नंबर ऑफ वेज हो रहे हैं यहां पर, तो अब देखो भाई, अगर पहले ड्रॉ में 3 व्हाइट बॉल सेलेक्ट हो चुकी हैं, तो दूसरे ड्रॉ में 3 ब्लैक बॉल सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई है, क्योंकि व्हाइट बॉल सब कम बची है, वहां पर सिर्फ 2 ही व्हाइट बॉल्स बची हैं, बाकी सारी आपकी ब्लैक बॉल्स ही बची हैं। तो यहां पर ऑलमोस्ट लगभग 1/2 के आसपास प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी कि तीनों के तीनों ब्लैक बॉल्स आ जाएंगी। और कैसे निकाला ये, तो 8 ब्लैक बॉल्स थी, उसमें से 3 आपको सेलेक्ट करना है, ये आपके फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे, उन 8 में से कोई सी भी 3 सेलेक्ट हो जाए, और टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, उन 10 में से कोई सी भी 3 सेलेक्ट हो, 2 वाइट भी हैं उसमें, ठीक है। आपने सॉल्व किया, 21/45 आ गया। अब आपको निकालना है P ऑफ A इंटरसेक्शन B, जो कि होता है P ऑफ A इंटू P ऑफ A/B, सॉरी B/A, यहां पर B/A चाहिए आपको, A हो चुका है और B का निकालना है, तो कितना हो जाएगा, P ऑफ A कितना है, P ऑफ A आपका निकल कर आया था 5/143, तो यहां पर आप लिखोगे 5/143 इंटू P ऑफ B/A कितना है, 21/45, 21/45, तो 5 1 जा ये हो गया और 5 9 जा हो गया, ठीक है।
और 21/45 तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाता है यार, 3 से भी हो जाता है वो तो। चलो ठीक है, आप कर लेते हैं। 3 7 जा 3 3 जा, तो ये कितना हो गया? 7 से 143 तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 7/143 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9, 4 3 जा 12 और 4 429। तो इसका आंसर जो आ रहा है भाई टोटल निकल कर वो आ रहा है आपका 7/429। तो ये आ गया भाई आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्या क्या किया आपने इस क्वेश्चन में, एक बार शुरुआत से देखते हैं हम। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। देखने में बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन लगता है भी इजी सा क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट्स आपके सारे क्लियर हो तो। बट अगर कॉन्सेप्ट्स कहीं पर भी थोड़े बहुत मिसिंग है तो इस क्वेश्चन में गलती करने की बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला आपसे? एन अर्न कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 8 ब्लैक बॉल्स। 5 व्हाइट और 8 ब्लैक बॉल्स थे। 2 सक्सेसिव ड्रॉइंग्स आपने बनाई उससे। ड्रॉइंग्स मतलब कि चित्रकला नहीं दिखाई, यहां पर आपने ड्रॉ किया है, मतलब कि निकाला है बाहर। ठीक है, तो आपने 2 सक्सेसिव ड्रॉइंग करी 3-3 बॉल की, एक बार में 3 बॉल, एक बार में 3 बॉल। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या किया? पहली बॉल, पहले 3 ड्रॉइंग में वो चाहते हैं, और रिप्लेस नहीं किया ना, रिप्लेस नहीं किया, 3 बॉल निकाली उनको रिप्लेस नहीं किया, और वो चाहते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी निकालो आप कि पहले 3 ड्रॉ में आपको व्हाइट बॉल्स मिल जाए। मतलब पहले ड्रॉ में जिसमें 3 बॉल्स आपने निकाली हैं उसमें आपको तीनों व्हाइट बॉल्स मिल जाएं, और दूसरे ड्रॉ में जिसमें 3 बॉल्स आपने निकाली है उसमें तीनों ब्लैक बॉल्स आपको मिल जाएं। तो हमने बोला निकाल लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे आसानी से? क्योंकि हमको पता है कि भाई अगर ए को मैं एक इवेंट बोलता हूं ड्रॉइंग 3 व्हाइट बॉल्स इन फर्स्ट ड्रॉ, और दूसरा इवेंट भी है कि भाई आप सेकंड ड्रॉ में 3 ब्लैक बॉल्स ड्रॉ कर रहे हो, तो इसमें हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि इन दोनों को एक साथ होना है अगर, तो इसका मतलब होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B, और जिसकी वैल्यू होती है P ऑफ A इंटू P ऑफ B स्लैश A। इसका मतलब है A इवेंट हुआ पहले तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली आपने, इनटू आपने क्या किया? P ऑफ B स्लैश A, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of B when A has already taken place, मतलब कि 3 व्हाइट बॉल्स पहले ही निकल चुकी हैं, तो उसके बाद दूसरे ड्रॉ में 3 ब्लैक बॉल्स निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होंगी? तो यहां पर सबसे पहली बात जो आपने ध्यान में लाई वो ये लाई कि भाई अगर आपको व्हाइट बॉल सेलेक्ट करनी है तो आपके पास टोटल 5 व्हाइट बॉल्स हैं, 5 में से 3 आपको सेलेक्ट करनी तो 5C 3 वेज हो जाएंगे। ये होंगे आपके फेवरेबल आउटकम्स। क्यों? क्योंकि यहां पर 5 में से 3 अगर 5C 3 वेज बोल रहे हो तो ये आपको व्हाइट बॉल्स निकाल कर देंगे। उसके बाद आपने बोला टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? तो टोटल बॉल्स है 5 + 8 13। 13 में से आपको 3 सेलेक्ट करना है, कोई सी भी हो सकती है, 2 ब्लैक 1 व्हाइट, 2 व्हाइट 1 ब्लैक, ऐसे कोई सी भी हो सकती है। तो कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे उसके? तो आपने बोला उसके हो जाएंगे भाई 13C 3 वेज। ये फेवरेबल, ये टोटल। फेवरेबल अपॉन टोटल क्या होता है? तो यही होती है आपकी प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो N ऑफ P ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A इवेंट, वो कितना हो गया? 5C3 अपॉन 13C3। ठीक है, इसके बाद आपने फॉर्मूला लगाया NCR का, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। यहां पर वैल्यूज आपने पुट करी, फाइनल आंसर आपका निकल कर आया 5/143। कैलकुलेशन तो आपसे बनती है। इसके बाद आपने क्या किया? तो इसके बाद आपने P ऑफ B निकाला जब A हो चुका है। A हो चुका है मतलब कि 3 व्हाइट बॉल्स आपकी सेलेक्ट हो चुकी हैं, तो आपके पास टोटल 13 बॉल्स थी, उसमें से 3 सेलेक्ट हो चुकी हैं व्हाइट, तो आपके पास बची कितनी बॉल्स? तो आपके पास बची सिर्फ और सिर्फ 10 बॉल्स गिनकर। अब उनमें से 3 सेलेक्ट करने के वेज हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज, उसमें व्हाइट भी इंक्लूडेड है और ब्लैक भी इंक्लूडेड है। और हमारे फेवरेबल इवेंट्स कितने हो जाएंगे? तो फेवरेबल इवेंट्स वो जिसमें से सिर्फ ब्लैक ही आपको सेलेक्ट करना है, जिसमें तो आपके पास 8 ब्लैक बॉल्स है, उसमें से 3 सेलेक्ट करना, तो 8C3 हो गया आपका फेवरेबल, टोटल हो गया 10C3। आपने सॉल्व किया, इसका आंसर कितना है? 21/45। हालांकि वहां पर कैंसिल आउट कर सकते हो आप चीजों को, बट मैंने नहीं किया क्योंकि मैं भूल गया। आप कर भी सकते थे, बाद में कर लो, बात एक ही है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया? आपके पास P ऑफ B स्लैश A है, आपके पास P ऑफ A है, आपको निकालना है P ऑफ A इंटरसेक्शन B, जो कि होता है P ऑफ A इंटू P ऑफ B स्लैश A। दोनों की वैल्यूज पुट करी, फाइनल आंसर आपका कितना निकल कर आया? 7/429। क्लियर है? मतलब 7/429। भाई अंग्रेजों नहीं समझ में आया था 7/429 को 7/429 बोलने का समझ में नहीं आया था? आ गया होगा ना? चलो तो क्लियर करते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था? नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैग कंटेन्स 5 व्हाइट 7 रेड 3 ब्लैक बॉल्स। 5 व्हाइट है, 7 रेड है, 3 ब्लैक बॉल्स है। इस बार 3 बॉल्स की कैटेगरी आ गई भाई, अच्छे से ध्यान देकर करना है। इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, एक एक करके निकाली गई। तो थोड़ा सा मजेदार इसलिए हो गया क्योंकि
इसमें कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, आप लगा सकते हो कॉम्बिनेशन, इसमें भी लगा सकते हो। 5 वाइट में से एक के निकलने का 5C1 हो जाएगा, लेकिन वो आप जानते हो कितने नंबर ऑफ वेज होते हैं, वो 5 ही आएगा, 5C1 5 ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको जब एक बॉल सेलेक्ट करना होता है ना, या कोई भी एक चीज सेलेक्ट करनी होती है, तब कॉम्बिनेशन यूज मत करना। नॉर्मल जो हम लोग नंबर ऑफ वेज लगाते हुए आए हैं, जैसे हम करते हुए आए हैं, फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम बचपन से क्लास 10 से, वैसे ही कर देना, उसमें कॉम्बिनेशन मत लगाना। लेकिन हाँ, एक से ज्यादा चीजें जब सेलेक्ट करनी होती है, मान लो यहां पर बोलता 2 बॉल सेलेक्ट करनी है, तो 5 में से 2 व्हाइट बॉल सेलेक्ट करने के वेज 5C2 हो जाते, वहां आपको कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता। एक बॉल करना है तो नहीं करना, वहां पर मत लगाना कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब यहां से एक एक करके 3 बॉल सेलेक्ट करी गई हैं 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। बोल रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज रेड, एक भी रेड नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक भी रेड नहीं है मतलब तीनों बॉल्स क्या होंगी, या तो व्हाइट होंगी या तो ब्लैक होंगी। क्या ऐसा एग्जांपल मैंने आपको करके बताया था, इलस्ट्रेशन एक ऐसा दिया था मैंने, कौन से केस में दिया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़ो और ट्राई करके बताओ बन रहा है कि नहीं। तो सिंपली भाई यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, तो वो लगेगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का। अभी तक तो कर लिया होगा आप लोगों ने, अभी तक मतलब कि आप यही सोचते होगे ना कि सर 2 मिनट में भी ये पूछने लगते हैं कि कर लिया कि नहीं। मैगी नूडल थोड़ी बन रहा है, मैगी नूडल नहीं बन रहा है मैं जानता हूं, बट मैं चाहता हूं कि पॉज करूं और खुद से ट्राई करूं एक बार क्वेश्चन। ठीक है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये क्या होता है, तो ये होता है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ, अब ए हो चुका है उसके बाद बी हो, तो पी ऑफ बी स्लैश ए, अकरेंस ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। अब ए और बी दोनों हो चुके हैं, उसके बाद सी हो जाए, मतलब कि अकरेंस ऑफ सी व्हेन ए एंड बी हैज टेकन प्लेस। बात समझ में आता है ना, इसको पढ़ना समझ में आता है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ सी व्हेन ए एंड बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ए और बी दोनों एक साथ हो चुके हैं, अब सी कैसे होगा। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का जो प्रोडक्ट होता है वही होता है आपका पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों के एक साथ होने का प्रोबेबिलिटी, एक के बाद एक मतलब। ठीक है, ए हुआ फिर बी हुआ फिर सी हुआ। चलो, तो यहां पर ए बोलते हो आप, ए क्या बोल रहे हो आप, तो यहां पर क्या है, ए जो है वो इवेंट है किस चीज का, व्हाइट बॉल के ड्रॉ होने का। ठीक है, ए क्या है, वेज ऑफ ड्रॉइंग, या यहां पर हाँ ठीक है, ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल या व्हाइट बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ। बी है ओके, यहां पर अपन को लेकिन ये निकालना है कि रेड एक भी नहीं होना चाहिए, रेड एक भी नहीं होना चाहिए। इसका यह मतलब होता है कि आपके पास पहले ड्रॉ में व्हाइट आए या फिर ब्लैक आए। ठीक है, व्हाइट या फिर ब्लैक आए, रेड ना आए। दूसरे ड्रॉ में भी व्हाइट आए या फिर ब्लैक आए, तीसरे ड्रॉ में भी व्हाइट आए या फिर ब्लैक आए, तो आप बोलोगे व्हाइट और ब्लैक, व्हाइट और ब्लैक बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, और बी क्या है, व्हाइट और ब्लैक अगेन इन सेकेंड ड्रॉ। क्योंकि रेड चाहिए ही नहीं भाई, तीनों ही ड्रॉ में रेड नहीं चाहिए, व्हाइट आ जाए या फिर ब्लैक आ जाए आपको चल जाएगा, वो आपके फेवरेबल इवेंट होंगे, उनके अलावा आपको कोई सी बॉल नहीं चाहिए है, तो आप फिर से बोलोगे अगेन सी वाला भी कौन सा, व्हाइट और ब्लैक ही चाहिए, लेकिन इस बार थर्ड ड्रॉ में, इन सेकेंड ड्रॉ, इन थर्ड ड्रॉ। तो तीनों ही ड्रॉ में एक के बाद एक कर करके आप जब बॉल चुन रहे हो तो आपको चाहिए या तो वो व्हाइट हो या तो वो ब्लैक हो, या तो वो व्हाइट हो या तो वो ब्लैक हो, या तो वो व्हाइट हो या तो वो ब्लैक हो, लेकिन तीनों ही ड्रॉ में रेड ना हो। तो आप बोलते हो रेड ना हो मतलब व्हाइट और ब्लैक हो, तो व्हाइट और ब्लैक कितनी है, टोटल नंबर ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक बॉल्स, ये दोनों ही बॉल्स अपने फेवरेबल इवेंट बन जाएंगे। इन दोनों में से कोई भी आ जाएगा हमारा फेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि हमें बस रेड नहीं चाहिए, दोनों में से कोई भी आ चलेगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक बॉल कितनी, तो 5 + 3 यानी 8 बॉल्स। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है,
तो अब जब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स की बात करोगे तो उसमें तो रेड रहेगा भाई, क्योंकि सेलेक्ट तो रेड भी हो सकता है, भले ही वो फेवरेबल नहीं है अपना, लेकिन सेलेक्ट तो वो हो सकता है ना। तो आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 5 + 7 + 3 मतलब कि 15। अब यहां पर आपको क्या करना है, पहले वाले ड्रॉ में क्या हो, व्हाइट या फिर ब्लैक, यानी कि टोटल 8 बॉल्स हैं आपके पास, 8 ऑप्शन है, और पहले ड्रॉ में इन 8 में से कोई सा भी एक सेलेक्ट हो जाए आउट ऑफ 15। ठीक है, तो आप P ऑफ A बोलोगे, कितना हो जाएगा, आपके फेवरेबल इवेंट्स इस केस में टोटल 8 बॉल्स हो गए, और टोटल कितने हो गए, 15 बॉल्स। ठीक है, ये हो गया आपका P ऑफ A। अब मैं बात करूंगा P ऑफ B/A। B/A मतलब कि B के होने की प्रोबेबिलिटी जब A पहले ही हो चुका है। अब A हो चुका है, ये बात मैंने मान ली, A हो चुका है मतलब कि एक व्हाइट या फिर एक ब्लैक बॉल, दोनों में से एक कोई से सेलेक्ट हो चुकी है, यानी जो 8 बॉल्स हैं उसमें से एक कम हो चुकी है। तो अब आपके पास फेवरेबल इवेंट कितने बचे, अब आपके पास व्हाइट और ब्लैक बॉल का जो सम है वो कितना बचा, तो वो बचा 7। और आपके पास टोटल इवेंट्स कितने बचे, तो टोटल भाई इससे पहले 15 हो गए थे, 15 में से एक कम कर दो, कितना बचेगा, 14। ठीक है, या इसको बोल दो 1/2। इसके बाद आप बोलते हो P ऑफ, अब C हो जाए जब A और B दोनों हो चुके हैं, यानी पहले ड्रॉ में भी एक व्हाइट या फिर ब्लैक बॉल निकल चुकी है, दूसरे ड्रॉ में भी एक व्हाइट या फिर एक ब्लैक बॉल निकल चुकी है। मतलब अब व्हाइट और ब्लैक बॉल्स में से कितने कम हो गए, टोटल 8 थे, पहले ड्रॉ में एक गया तो 7 हुए, दूसरे ड्रॉ में एक और चला गया तो कितने बच गए, 6। और आपके पास अब टोटल बॉल्स कितनी बची, तो टोटल 15 थी, पहले ड्रॉ में एक बॉल कम हुई तो 14 बची, दूसरे ड्रॉ में एक और बॉल कम हो गई तो 13 बची। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो आंसर आप बोलेंगे P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, मतलब कि P ऑफ A इंटू P ऑफ B/A इंटू P ऑफ C/A इंटरसेक्शन B। तो ये हो जाएगा कितना, P ऑफ A मतलब 8/15 इंटू 7/14, 8/15 इंटू 7/14 इंटू 7/14 1/2 बोलता हूं ना इसको, तो इंटू 6/13। तो यहां पर आप बोलोगे 2 1 2 3 3 1 3 5, ये हो गया 8/13 5 65, नहीं 13 5 हाँ 65 सही तो है। ये 13 और 14 के टेबल में बहुत कंफ्यूजन होती है कि आपको भी, मतलब मैं इतने सालों से मैथ्स पढ़ा रहा हूं, लेकिन 13 और 14 के टेबल में आज भी कंफ्यूजन है। 13 तो फिर भी ठीक लगता है, 13 फिर भी ठीक है, ठीक है, लेकिन 14 का जो टेबल है ना यार, वो सच में दिमाग खराब कर जाता है। आप लोगों को करता है क्या, नहीं आप लोग तेज हो यार, आप लोगों को तो अच्छे से लर्न हो गया होगा पूरा 14 के टेबल। चलो, तो ये आंसर आ गया 8/65, ये टोटल आंसर है आपका। ठीक, क्लियर करते हैं अपन, नहीं अभी नहीं करते हैं क्लियर, अभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या किया अपन ने यहां पर और क्या करना था आपको। तो आपको बोला गया था आपके पास 5 व्हाइट 7 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, और तीनों बॉल्स को एक एक, मतलब 3 बॉल्स को एक एक करके आपने निकाला है विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस नहीं किया, मतलब वापस नहीं डाला है अंदर। और आपसे पूछ रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज रेड, एक भी रेड नहीं होगी उन तीनों में से, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसकी ये प्रोबेबिलिटी अपन को निकालनी है। पहली बॉल आपने निकाला वो रेड नहीं है, रेड नहीं है तो क्या हो सकती है, ब्लैक या फिर व्हाइट। दूसरी बॉल आपने निकाला वो भी ब्लैक और व्हाइट, तीसरी बॉल आपने निकाला वो भी ब्लैक और व्हाइट होनी चाहिए, इसकी आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए। आपने इवेंट्स बना दिए, ए को बना दिया कि पहली वाले ड्रॉ में ब्लैक या फिर व्हाइट बॉल आई, बी में सेकंड ड्रॉ में ब्लैक या फिर व्हाइट आई, सी में थर्ड ड्रॉ में ब्लैक या फिर व्हाइट आई। आपके पास टोटल ब्लैक और व्हाइट बॉल्स थे 8 बॉल्स, ये आपके फेवरेबल आउटकम्स हो गए, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स थे आपके पास 15, ये टोटल आउटकम्स हो गए। आपने बोला पहले ड्रॉ में व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी 8/15, दूसरे ड्रॉ में व्हाइट या फिर ब्लैक आने की, दूसरे ड्रॉ में व्हाइट या फिर ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी अब एक तो आ चुका है, तो भाई फेवरेबल में से भी एक कम कर दो और टोटल में से भी एक कम कर दो, तो 7/14। तीसरे ड्रॉ में व्हाइट या फिर ब्लैक, फिर से एक कम कर दो दोनों जगह से, तो 6/13। सबको आप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 8/65। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको देखते हैं अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेस। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखकर समझकर करना है इसको। यहां पर बोल रहा है एक बॉक्स है ऑरेंज का, ठीक है। अब उस बॉक्स ऑफ ऑरेंज में
कितने ऑरेंजेस होंगे अभी हमको नहीं पता। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि उसको एग्जामिन करने के लिए आप कोई से भी 3 उस बॉक्स में से कितने ऑरेंजेस अभी पढ़ेंगे हम आगे, उसमें से कोई भी 3 ऑरेंजेस को उठाकर आप चेक करते हो बस। भले उसमें 50 ऑरेंजेस आए, लेकिन आप क्या करते हो, रैंडमली 3 ऑरेंजेस लेते हो, उठाते हो। अगर तीनों अच्छे होते हैं तो बॉक्स को पास कर देते हो, और अगर तीनों में से एक भी खराब निकल जाता है तो बॉक्स को खराब मतलब खराब वाले में भेज देते हो, उसको फिर पास नहीं करते हो। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, a box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement draw करते हो। ठीक है, if all 3 oranges are good the box is approved for sale, यानी बेच दो भैया, बढ़िया बॉक्स है। अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड, वरना रिजेक्ट कर देते हैं। उन तीनों में से एक भी खराब हो गया तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस, यहां पर इसके पास 15 ऑरेंज है बॉक्स में। ठीक है, आउट ऑफ विच 12 आर गुड, 12 अच्छे हैं और 3 खराब हैं, विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। 12 अच्छे हैं और 3 खराब हैं, तो इसका मतलब यह हो रहा है कि यहां पर आपके पास अभी भी ये अप्रूव हो सकता है सेल के लिए, भले 3 खराब हैं, अगर आपके पहले वाले ड्रॉ में भी गुड ऑरेंज आ जाए, दूसरे वाले ड्रॉ में भी गुड आ जाए और तीसरे वाले ड्रॉ में भी गुड आ जाए, क्योंकि 12 ऑरेंजेस गुड हैं। ठीक है, उसमें से 3 ऑरेंजेस गुड आपके निकल सकते हैं बिल्कुल। तो अगर पहले तीनों सक्सेसिव ड्रॉ में आपके पास अच्छे ऑरेंज आ जाते हैं और एक भी खराब वाला ऑरेंज आपके हाथ में नहीं लगता है, तो ये जो बॉक्स है ये अप्रूव्ड हो जाएगा कि हां भाई बेच दो इसको बाहर ले जाकर, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बट अगर ये इसमें से एक भी ऑरेंज खराब निकल जाता है तो ये अप्रूव नहीं होगा फिर। क्लियर है बात? तो अब यहां पर आप क्या बोलते हो, भाई आपके पास 15 ऑरेंजेस हैं, होंगे 15 टोटल जितने भी, इसमें से 3 अच्छे वाले ऑरेंज आपके हाथ में आने चाहिए एक के बाद एक। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो थोड़ा सा, 15 में से 12 अच्छे हैं, तो पहले वाले ड्रॉ में गुड ऑरेंज आने की कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई, तो 12/15। अब दूसरे वाले ड्रॉ में भी गुड ऑरेंज आ जाए, तो अपने रिप्लेस नहीं किया है, आपके गुड ऑरेंज में से भी एक कम हो गया है, मतलब 11 हो गया, और टोटल ऑरेंजेस में से भी एक कम हो गया, मतलब 14 हो गए, तो 11/14। और तीसरे ड्रॉ में भी गुड ऑरेंज आ जाए तो भाई 10/13 मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा, बात खत्म हो गई यहीं पर। क्लियर है? तो क्या करना है एक बार देख लेते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, चलो, तो अपन बोलते हैं यहां पर ए, यहां पर जो पहला इवेंट होगा वो क्या होगा, पहले ड्रॉ में गुड ऑरेंज आने का। ठीक है, अ गुड ऑरेंज इन फर्स्ट ड्रॉ। बी है भाई गुड ऑरेंज इन सेकेंड ड्रॉ। तीनों में अच्छे आने तभी वो अप्रूव होगा, एक भी खराब हो गया तो अप्रूव नहीं होगा। ठीक है, और सी है गुड ऑरेंज इन थर्ड ड्रॉ। हमको निकालना है पी ऑफ तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों एक साथ हों, ये तीनों काम एक साथ हों, पहले ड्रॉ में भी गुड ऑरेंज आए, दूसरे ड्रॉ में भी गुड ऑरेंज आए और तीसरे ड्रॉ में भी गुड ऑरेंज आए। तो आपने बोला पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी स्लैश ए हो गया तो बी होने की, और पी ऑफ सी स्लैश ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दोनों हो गए तो सी के होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब यहां पर आप बोलते हो पी ऑफ ए कितना हो जाएगा, पहले ड्रॉ में गुड ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी, तो भाई पहले 12 आपके पास फेवरेबल इवेंट है, 12 गुड ऑरेंजेस हैं, टोटल ऑरेंजेस है 15। तो भाई हमें पता है क्या होता है फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी 12/15, यानी आप इसको बोल सकते हो 4/5। पी ऑफ बी स्लैश ए बोलता हूं, चलो पी ऑफ बी स्लैश ए कितना हो जाएगा, मतलब ए हो चुका है, उसके बाद सेकंड ड्रॉ में गुड एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी। तो भाई यहां पर 12 गुड एप्पल थे, उसमें से एक निकल चुका है, ए वाले केस में एक निकल चुका है, टोटल 15 थे उसमें से भी एक निकल चुका है। ठीक है, तो आपने क्या बोला भाई कि एक ऑरेंज निकल चुका है, तो आपने बोला कि भाई गुड ऑरेंज कितने बचे 11, टोटल कितने बचे 14, और पी ऑफ सी स्लैश ए इंटरसेक्शन बी। अब 2 बार गुड ऑरेंज निकल चुके हैं। ठीक है, तो 12 में से 2 कम हो गए, तो फेवरेबल इवेंट मतलब कि अब गुड ऑरेंजेस कितने बचे, तो वो बचे 10 अपॉन टोटल ऑरेंजेस कितने थे भाई 15, उसमें से 2 ऑरेंजेस निकल चुके हैं, दोनों गुड निकले हैं, वो अलग बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टोटल 15 में से 2 कम हो गए तो कितने ऑरेंजेस बचे 13।
तो ये आपके पास सारी प्रोबेबिलिटीज आ गई, बस अब आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो आपने बोला P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो P ऑफ A जो कि है 4/5 इंटू P ऑफ B स्लैश A जो कि 11/14 इंटू P ऑफ C स्लैश A इंटरसेक्शन B जो कि है 10/13। तो अब मल्टीप्लाई करो भाई, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 7 जा, तो ये कितना आ गया भाई? तो और कुछ तो बच नहीं रहा है ना, तो यहां पर आ जाएगा भाई आपका 44 और ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 91। 44/91 यह आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो यह आपका फाइनल आंसर है 44/91। कैसे किया, क्या क्या किया आपने यहां पर? तो एक बार शुरुआत से देखते हैं कि आपके पास एक बॉक्स था, उसमें अगर एक एक मतलब उसमें रैंडमली 15 ऑरेंजेस थे, 15 ऑरेंजेस। ठीक है, अब अगर उसमें आपको उसको पास करना है, अप्रूव करना है सेल के लिए, तो आप एक एक करके 3 ऑरेंज सेलेक्ट करते हो, कोई से भी रैंडमली। तीनों अगर अच्छे आ जाते हैं तो फिर आप उसको बोल देते हो कि हाँ ये बॉक्स अच्छा है, इसको बेच दो। और अगर अच्छे नहीं आते हैं तो आप बोलते हो कि एक भी खराब हो गया, तो आप बोलते हो भाई रिजेक्ट करो इसको। अब लक बाय चांस है, 3 ऑरेंजेस खराब हैं इसमें, फिर भी बिक जाएगा, क्योंकि आपने क्या बोला, इसमें 12 अच्छे हैं और 3 खराब हैं। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि शुरुआत के तीनों हाथ में, मतलब तीनों पर जब आप निकालोगे उसको, उसमें आपके पास तीनों अच्छे ऑरेंजेस ही आए। तो आपने बोला ठीक है भाई, आपने ए इवेंट बनाया कि पहले ड्रॉ में अच्छा ऑरेंज आए, बी इवेंट बनाया कि सेकंड ड्रॉ में गुड ऑरेंज आए, सी इवेंट बनाया थर्ड ड्रॉ में गुड ऑरेंज आए। आपको ये तीनों एक साथ चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों ही हाथों में, तीनों ही ड्रॉज में आपके गुड ऑरेंज ही आए। तो आपने बोला ये होता है P ऑफ A इंटू P ऑफ B स्लैश A इंटू P ऑफ C स्लैश A इंटरसेक्शन B। आपने P ऑफ A निकाला, पहले आपके पास 12 गुड ऑरेंजेस थे, 15 टोटल ऑरेंजेस थे, तो फेवरेबल गुड वाले 12 हो गए, 12/15 टोटल 4/5 हो गया। उसके बाद ए हो चुका है, बी के होने की प्रोबेबिलिटी, एक ऑरेंज निकल चुका है तो 12 में से एक कम कर दिया, एक गुड ऑरेंज निकल चुका है तो, और टोटल में से भी एक कम कर दिया, क्योंकि भाई टोटल में से भी तो निकला ही है ना, वो 11/14 आ गया। सिमिलरली तीसरी बार में गुड ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी 10/13 आ गई, आपने मल्टीप्लाई किया इसको, पूरा आंसर आया आपका 44/91। तो क्लियर करते हैं हम इसको और बढ़ते हैं आगे। ओके, तो भाई अब ये जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम थी अपनी प्रोबेबिलिटीज की, इसके क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं बहुत अच्छे से सॉल्व। तो इसके जो भी एग्जाम में भी आते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन, वो भी अपन ने यहां पर डिस्कस कर लिए हैं। अगर अभी भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम के ग्रुप में भी पूछ सकते हो, दोनों ही जगह आप ज्वाइन कर सकते हो, कभी भी कोई डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम सब बताएंगे आपको। और अगर आपको सारे वीडियोस टाइम पर मिल जा रहे हैं तो आप ऐसे ही देखते हो चलो, क्योंकि हमें फुल मार्क्स स्कोर करना है अपने एग्जाम्स में। बट अगर वीडियोस को ढूंढने या देखने में कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है ना, तो आप magnetbrains.com पर जा सकते हो या फिर मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। दोनों ही जगह आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, केडी से लेकर क्लास 12 तक की, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सब कुछ वहां पर 100% फ्री मिलेगा आपको। आपको मालूम है आप क्लास 12 के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो वहां पर जाकर क्लिक करना, जैसे ही क्लिक करोगे वहां पर सारे कोर्सेज आपके पास आ जाएंगे। तो आप देखना मेरी फोटो मस्त सी एकदम, ठीक है, उस पर जाकर आप क्या करना, वॉच नाउ पे क्लिक करना, मैथ्स आरडी शर्मा पे। जैसे ही मैथ्स आरडी शर्मा पे क्लिक करोगे तो मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर आपको दिख जाएंगे। आपको जो भी वीडियो छूट गया है, टाइटल पढ़ना, डिस्क्रिप्शन पढ़ना और क्लिक कर देना, वहीं पर वो वीडियो प्ले हो जाएगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आराम से वहां पर सारी चीजें आप पढ़ना, ठीक है। कोई भी चीज स्किप मत करना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी भी लॉन्च हो चुका है, तो आपको लगता है कि आपको, आपके किसी फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को इस बात से फायदा मिल सकता है, तो जरूर जाकर मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। वहां पर क्लास 6 से लेकर 12 तक आपको सारे सब्जेक्ट शुद्ध हिंदी भाषा में मिल जाएंगे और वो भी 100% फ्री। आपको मालूम है मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ 100% फ्री मिलता है, ठीक है, तो इसको जरूर कर लें भाई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि भाई आप जानते हो कि हमारे यहाँ सब कुछ फ्री है, तो हमारे लिए क्या मायने रखता है, तो वो आपका प्यार है, तो वो आप कैसे दिखा सकते हो। तो लाइक करके इस वीडियो को, अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए,
इसको अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त यार के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम यहाँ पर दिन रात मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती है, तो इतना तो बनता है ना आपके साइड से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कुछ और थ्योरम्स, कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। तब तक के लिए बाय बाय, कीप रिवाइजिंग एंड टेक केयर।